नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस देखा था और हम बोले थे कि क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का सिलेबस बारी बारी से हम लेके आएंगे। तो आज लेके आ चुके हैं। आज सोशल साइंस के अंदर हम लोग पहले बुक यानी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक, चैप्टर 1 पढ़ने से पहले, हिस्ट्री पढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं, हिस्ट्री है क्या। ऐसे तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, पर औपचारिक तौर पे क्योंकि हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में जान लेना जरूरी है। चलिए, आप सभी को पता है इतिहास यानी हिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है, इति का मतलब होता है बीती हुई, और हास का मतलब होता है घटित कहानी। यानी बीते हुए समय में घटित कहानी को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हैं अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय में कोई घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अगर इसको डिफिनेशन वाइज और बेहतर तरीके से इंप्रूव करना हो और बेहतर तरीके से समझना हो तो आप ये कह सकते हो, यहाँ पे परिभाषा के तौर पे लिखा गया है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटनाओं को फिर से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी तथ्य तथा प्रमाण, ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया और इतिहास हो गया, नहीं, प्रमाण के आधार पर इतिहासकार के द्वारा बीती हुई घटनाओं का जो अध्ययन हम करते हैं उसी को कहते हैं इतिहास। ठीक है, और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है भाई, तो इतिहास का पिता हीरोडोटस को कहा जाता है, जो ये रहे, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार हिस्ट्री की बुक लिखी थी, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग पहले जान लेंगे कि क्लास 10th के सोशल साइंस के अंदर जो हिस्ट्री का बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो क्लास 10th के सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री का बुक जिसका नाम है इतिहास की दुनिया, ये है हिस्ट्री की बुक, और इसी हिस्ट्री की बुक से हमें क्लास 10th के सोशल साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ना है। ध्यान देंगे, इस बुक में मुख्य रूप से 4 चैप्टर्स है। बुक का नाम क्या है भाई, इतिहास की दुनिया। अगर आपको मन हो तो बुक लेके बुक को भी रीडिंग कर लेंगे, बहुत अच्छा होता है। बुक रीडिंग करने के बाद पढ़ें या नोट्स पढ़ने के बाद बुक रीडिंग करें, इतना सटीक तरीके से पूरी इतिहास की कहानी समझ में आएगी और इतिहास आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा जिसका हद हिसाब नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए, आपको बोरिंग तो लगेगा ही नहीं, नई नई बातें जानकारी मिलेगी। तो क्लास 10th में हिस्ट्री के अंदर जो बुक पढ़ना है उस बुक का नाम है इतिहास की दुनिया, और इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी आप लोग जानते होंगे कि टोटल 7 महादेश हैं, जिसमें से एक महादेश यूरोप, और यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई वो इसके अंदर पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, नॉर्मल शब्दों में, 2 शब्दों में समझना है तो ये जान लो, देश के प्रति प्रेम की भावना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद। सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद। थर्ड चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यानी हमारे इंडिया में राष्ट्रवाद, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे उत्पन्न हुई, ये कैसे आगे बढ़ा, ये इसमें जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य रूप से ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 5वां नंबर चैप्टर है जो हिस्ट्री में पढ़ना है हमें, वो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। 6ठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और 7वां चैप्टर है
व्यापार और भूमंडलीकरण, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि व्यापार क्या होता है और किस तरीके से पूरी दुनिया आपस में मेलजोल करती है। भूमंडलीकरण होता है बेसिकली पूरा विश्व एक गांव के रूप में बनता है। और 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद की कैसे लिखावट की शुरुआत हुई, कैसे उस लिखावट के शुरुआत के वजह से हर जगह पे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि किसी एक की विचारधारा छपाई खाना आ जाने से, प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से पूरे जगहों पे फैलने लगा। और जब एक की विचारधारा सभी जगह फैलने लगती है तो सबके मन के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगता है। यही पढ़ेंगे। यहाँ पे दो टर्म है, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है दो टर्म भाई? तो है शताब्दी। एक बात याद रखेंगे, हिस्ट्री में हमेशा शताब्दी और दशक का जिक्र होते रहता है। जब भी शताब्दी कहे तो इसका मतलब है 100 सालों की बात की जा रही है, और जब भी दशक आए या दशक शब्द का इस्तेमाल करे तब समझ लीजिएगा 10 वर्षों की बात हो रही है। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री के बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका टाइटल भी वही है, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसको शुरू करते हैं। ठीक है, आज थोड़े थके हुए हैं, कुछ कामों में लग गए थे। आज वीडियो नहीं भी बनने वाला था, पर हुआ कि नहीं, बना के डालना चाहिए कैसे भी, तो शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले एक बात जान ले, यूरोप है क्या और राष्ट्रवाद क्या है भाई। अगर आपको ध्यान हो, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। अगर सबसे सरल शब्दों में समझ जाए ना राष्ट्रवाद के बारे में, तो दो वर्डों में है, देश के प्रति प्रेम। देश के प्रति जो प्रेम की भावना है वही राष्ट्रवाद है। और यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, 10th में आ गए यार आप लोग, इतना तो जानते ही होंगे यूरोप क्या है। और नहीं जानते हैं तो आज जान लेंगे। आपको बता दे, पूरे विश्व को 7 महादेशों में बांटा गया है। कौन कौन से 7 महादेश भाई? तो इधर से लेके चलते हैं। ये एक, जिसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, और ये अंटार्कटिका जो यहाँ पे है नहीं, नीचे की तरफ। ये 7 महादेश हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 महादेशों में से एक महादेश यूरोप, और इसमें फैले राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रमुख देशों के बारे में, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, किस तरीके से यहाँ के लोग आज़ादी के लिए लड़ते हैं, खुद के देश का एकीकरण करते हैं, या खुद के देश को अपने निरंकुश राजशाही शासनों से आज़ादी दिलवाते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक ही है, एग्जाम में भी पूछता है राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपको बताएं देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। पर जब आप एग्जाम में लिखे होंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा और इनहेंस करके लिखेंगे, जिससे टीचर और बेहतर से बेहतर नंबर। ठीक है, ये डिफिनेशन का भी मतलब वही है जो अभी बताएं। क्या है भाई? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कहने का मतलब है राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार की विचार है, एक प्रकार का थॉट है, जो करता क्या है, जो किसी विशेष भौगोलिक यानी किसी जगह पे रहने वाले लोग, किसी विशेष सांस्कृतिक यानी किसी विशेष चीजों को मानने वाले लोग, या किसी सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनता है।
यानी अगर राष्ट्रवाद की विचारधारा होगी तो किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों के बीच में एकता की भावना उत्पन्न होगी, और वही जो एकता की भावना उत्पन्न होती है, देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, आपस में एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए जो भावना उत्पन्न होती है, उसी भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। और इसी भावना को लेकर यूरोप में क्या हुआ था वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर का भी नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। एग्जाम में यह भी पूछ देता है कई बार कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कैसे हुआ था। यानी आप तो कह दिए सर कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, पर यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, हुआ क्या था एक्चुअल में, जिसके वजह से यूरोप के देशों को लगा नहीं हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना की बहुत जरूरत है, और वह राष्ट्रवादी होकर देश के लिए लड़ना शुरू किया। कुछ तो घटनाएं होती हैं तभी तो लोग जागरूक होते हैं और अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो मुख्य रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद के भावना के बीजारोपण के लिए 3 घटनाएं हुई थी। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, पर माना जाता है इन्हीं 3 घटनाओं के वजह से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। कौन कौन सी भाई? पहला, पुनर्जागरण का काल। यूरोप में पुनर्जागरण का समय आया जिसमें बहुत सारी चीजें बदली। ठीक है, वह समय काल था 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में, जिसके वजह से राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप में एक देश है फ्रांस, जिसके अंदर क्रांति हुई वहां के निरंकुश शासक के विरुद्ध, लुई 16वां के विरुद्ध, जिसको देखकर पूरा यूरोप वासी सीखा और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। इसीलिए फ्रांस की क्रांति को यूरोप के राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और तीसरा, नेपोलियन का आक्रमण। ये 3 रीजन हुए जिसके वजह से यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अगर एग्जाम में पूछे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस कारण से हुआ, तो पुनर्जागरण काल के वजह से, फ्रांस की क्रांति की वजह से जो 1789 में हुई थी, नेपोलियन के आक्रमण की वजह से। अब इन सबको बारी बारी से देखेंगे क्या होता है, क्योंकि बारी बारी से वो भी एग्जाम से वगैरह में पूछ लेता है। पहला है पुनर्जागरण। क्या है पुनर्जागरण भाई? एग्जाम में पूछ दे पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, तो क्या लिखोगे? ध्यान दे, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर से जगना। यानी वो लोग जो किसी रीजन के वजह से समाज के अंदर हो रहे दुर्व्यवहार को देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको फिर से जागरूक करने की भावना है। ये नहीं समझ लीजिएगा फिर से जगना यानी सो गए हैं दोबारा जग गए, नहीं, विचारों के फिर से जगना। ठीक है, यानी 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यानी पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के अंदर जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति के लिए आंदोलन हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उसी आंदोलन और उसी युद्ध को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जिस समय में यूरोप के बहुत सारे लोग जागृत हुए हैं और अपने देश के लिए लड़ने की कोशिश किए हैं। नेक्स्ट हीरो है फ्रांस की क्रांति। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ध्यान रखेंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक, आइए पढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति कैसे रीजन बना पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने के। यहां पर है फ्रांस की क्रांति के बारे में, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हो रहे आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और निरंकुश राजशाही के विरुद्ध लोगों की क्रांति थी। यानी फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? फ्रांस के अंदर जो आर्थिक संकट आ रहा था, पैसे पूरे तरीके से खत्म हो रहे थे, या सामाजिक असमानता दिखाया जा रहा था, समाज के अंदर किसी को बहुत ऊंचा, किसी को बहुत नीचा, और जो वहां का निरंकुश राजा था, यानी अपने भोग विलास में व्यस्त था, जनता का कोई फिक्र नहीं पड़ा था, उसी के विरुद्ध, इन तीनों चीजों के विरुद्ध लोगों की क्रांति थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। ठीक है,
क्यों हुई थी भाई? क्योंकि उस समय फ्रांस का राजा, यहां पे राजा कर लेंगे, फ्रांस का राजा लुई 16वां का निरंकुश शासन व्यवस्था था। क्योंकि उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां का निरंकुश शासन व्यवस्था था, यानी बहुत ही बेकार शासन व्यवस्था था, जिससे जनता की भलाई नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अब सोचो, कोई भी राजा होगा और अपनी प्रजा की भलाई नहीं करेगा तो प्रजा तो गुस्सा में आएगी ना। कब तक बर्दाश्त करेगी? एक समय तक बर्दाश्त करेगी, एक समय के बाद वो तो फटेगी, ना फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए उसने क्या किया था, एक बात ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा पूछता है, लुई 16वां किस वंश का राजा था? तो बुर्बो वंश का राजा था, ध्यान रखेंगे। अब लुई 16वां किया क्या था? तो लुई 16वां पूरे समाज को 3 वर्गों में बांट देता है। कौन कौन से वर्ग भाई? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो ये बड़े वर्ग माने जाते थे, और निम्न वर्ग में जो आम जनता आती थी, जिसको बहुत ही नीच भावना से देखा जाता था। और लुई 16वां देखो, इन दोनों पे कोई टैक्स नहीं लगाता था, पर इन पे इतना टैक्स ला देता था जिसको वो कभी दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे है, निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय थी और इन पर अधिक टैक्स लगा दिया गया था। अब ये सब रीजन थे जिस रीजन के वजह से फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब? 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, यानी जो ये लुई 16वां के विरुद्ध, निरंकुश राजा के विरुद्ध जो क्रांति हुई फ्रांस के अंदर 1789 में, उस क्रांति का परिणाम क्या पड़ा। एग्जाम में ये बड़ी पूछता है बहुत ज्यादा कि 1789 के क्रांति का परिणाम क्या था। तो ध्यान देंगे, परिणाम मतलब उस क्रांति के बाद हुआ क्या, क्या क्या हुआ भाई? तो लुई 16वां की राजशाही का अंत हो गया, यानी जो क्रांति हुई उसमें वहां के राजा, फ्रांस का राजा लुई 16वां को क्या कर दिया गया? गद्दी से उतार दिया गया। उसके बाद जनतंत्र की स्थापना हो गई, जनतंत्र की स्थापना हो गई, अब जनता का राज स्टार्ट हो गया। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, यानी जब यहाँ के जनता को पूरे यूरोप वासी देखते हैं, फ्रांस की जनता को अपने राजा के विरुद्ध, अपने निरंकुश राजा के विरुद्ध लड़ते हुए पूरा यूरोप जब देखता है, तो पूरे यूरोप में भी राष्ट्रवाद के विचारधारा का प्रारंभ हो जाता है। पूरे यूरोप वासी भी राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे लेके चलने लगते हैं, और अंततः क्या होता है? लुई 16वां को फांसी दे दी जाती है। कब? 1793 में। ये भी ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछता है। ठीक है, आप लोग बस ध्यान देते रहे, आराम आराम से पढ़ते रहे, सारे टॉपिक, पूरा चैप्टर एकदम कहानी के जैसा एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो कहें। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद नेपोलियन युग की शुरुआत हुई, यानी फ्रांस में एक नया व्यक्ति आया, नेपोलियन, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। नेपोलियन युग, नेपोलियन युग को माना जाता है 1804 से 1815 तक चला। क्यों? क्योंकि 1804 में यह फ्रांस का राजा बना था, बेसिकली सम्राट बना था। आइए नेपोलियन के बारे में जानते हैं, एग्जाम में पूछता है नेपोलियन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, यानी नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट था, यही नेपोलियन है। ठीक है, और यहाँ पे एक था, हाँ, यही लुई 16वां है। देख रहे हो कितना स्मार्ट है, अपने खूब झाड़ ओढ़ के घूमता था और जनता का कभी ध्यान नहीं रखता था। और एक बात, जो हील्स लड़कियां पहनती हैं ना, देखो ये लोग हील्स भी पहना करते थे उस समय। आगे जो लुई 18वां आएगा उसमें और दिखाएंगे हम आपको, देखिएगा। इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 1799 में फ्रांस का प्रथम काउंसलर यानी सलाहकार बना था। कौन? नेपोलियन। उसके बाद 1804 से 1815 तक वो फ्रांस का सम्राट भी बना। फिर 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू की, यानी
जब वो फ्रांस का सम्राट बना तो एक संहिता लाया जिसके तहत फ्रांस को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उसी को नेपोलियन संहिता कहते हैं, जो 1804 में लागू किया गया। और 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में रूस, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया के संयुक्त सेना से हार गया। यानी कहने का मतलब यह है कि राजा बना नेपोलियन कब? 1804 में, और 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है नेपोलियन किस युद्ध में हारा था, या वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में रूस, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया यानी 4 देश मिलकर फ्रांस के राजा नेपोलियन से लड़े थे। ठीक है, और ये चारों मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। नॉर्मल सी बात है ना, मूवी तो है नहीं कि एक हीरो आएगा और 4 गुंडों को मार देगा। रियलिटी है, जब 4 देश मिलकर एक देश पे आक्रमण करेंगे तो 90% चांस यही है कि वो एक देश हार जाएगा और जो चारों देश हैं वो क्या करेंगे? जीत जाएंगे। यहां पर यही हुआ, वो जीत गए। इसके बाद क्या हुआ भाई फ्रांस में? क्योंकि सर लुई 16वां को हराया गया तो नेपोलियन आया, चलिए नेपोलियन व्यवस्था को सुधारा था, अब तो नेपोलियन भी गया। अब फ्रांस का क्या होगा? तो नेपोलियन के हारने के बाद क्या होता है? इसके बाद सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया जाता है। यानी नेपोलियन जब हार गया तो उसको कैदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया जाता है, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। ध्यान रखेंगे, नेपोलियन को किस टापू पे रखा गया था? सेंट हेलेना नामक टापू पे रखा गया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1821 में उसी टापू पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब फ्रांस में क्या हुआ? अब फ्रांस में चालू होता है मेटरनिक युग। मेटरनिक कौन भाई? तो मेटरनिक ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक, अब जैसे नेपोलियन को हराने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी, इन्होंने ही बाकी सारे देशों को मिलाया था और फ्रांस पे आक्रमण किया था। ठीक, इसके बारे में जानते हैं भाई। नेपोलियन के पतन के बाद शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है वियना सम्मेलन क्या है। तो नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराने के बाद, नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराने के बाद सारी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित होती हैं, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यानी वियना सम्मेलन क्या है भाई? तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की सभी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित होती हैं, एक मीटिंग करती हैं, उसी मीटिंग को कहा जाता है वियना सम्मेलन। ठीक, आगे देखते हैं। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। यानी जो ये वियना सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इस मीटिंग को बुलाता कौन है? इस मीटिंग को बुलाता है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेजनी। इस सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है भाई? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक करता है, ये करता है। ठीक है, यानी यही बुलाता है। और ये किस प्रकार का चांसलर था भाई? तो प्रतिक्रियावादी विचारधारा का व्यक्ति था। प्रतिक्रियावादी विचारधारा वाले लोग जो होते हैं ना, वो पुराने चीजों को मानते हैं, वो समाज में कुछ नया होने नहीं देना चाहते, वो बदलाव नहीं होना देना चाहते, वो बदलाव के विरुद्ध होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में चीजें बदले, जनता बेहतर से बेहतर हो, बस वही प्रथाएं, पुरानी प्रथाओं को चलने देते हैं। उनको लगता है ना, जो पुरानी प्रथाएं हैं वही ठीक है,
उसी से समाज बेहतर रहेगा, नई प्रथा नहीं आनी चाहिए। और ये उसी प्रकार का एक तरीके से इतिहास में इनको ऐसे लोगों को, ऐसे विचारधारा के लोगों को बेकार विचारधारा के लोग भी माने जाते हैं। ठीक है कि ये अच्छे लोग नहीं होते हैं, गलत विचारधारा के लोग होते हैं। तो उसने वियना सम्मेलन बनाया था। इसके बाद क्या हुआ भाई, तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। यानी मेटरनिक का उद्देश्य क्या था, वो इस वियना सम्मेलन को बुलाया क्यों था, तो उसका उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की जा सके। यानी फ्रांस के अंदर जितने भी बदलाव हुए हैं उन सभी बदलावों को खत्म किया जा सके और दोबारा से जो पहले वाली व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था को डाला जा सके, उसी व्यवस्था को दोबारा से इंगित किया जा सके। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन के माध्यम से 1815 में मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। और वियना सम्मेलन में जब ये अपनी बातों को इस तरीके से रखता है तो पूरे यूरोप में मेटरनिक की वाहवाही होती है। मेटरनिक का एक तरीके से धौंस जम जाता है, वाहवाही क्या ही कह लीजिएगा, धौंस जम जाता है, मालिकाना हक जम जाता है, जिसे मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, मेटरनिक युग कब स्टार्ट हुआ, जब नेपोलियन हारता है, वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाया जाता है और उसके बाद मेटरनिक अपनी विचार रखता है कि फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, उसी के बाद से मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, वियना सम्मेलन या कांग्रेस की उपलब्धियां, यानी जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर वियना सम्मेलन हुआ था, लोग इकट्ठे हुए थे, उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उसमें क्या क्या बात हुआ। एग्जाम में पूछता है वियना सम्मेलन की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करें या वियना सम्मेलन की कोई 4 उपलब्धियों को लिखे। तो आपको जो उपलब्धि समझ में आए लिख लेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं, देखेंगे। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। यानी वियना सम्मेलन के अंदर इटली को कई भागों में बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि इटली पर राज किया जा सके। आप सोचो, कोई चीज टुकड़ों में रहता है तो उस पर राज करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया था भारत के साथ? फूट डालो, शासन करो, यानी आपस में लड़वा दो, उसके बाद खुद राज कर लो। और वो भी तो यूरोप के थे, ये भी यूरोप के हैं, तो इनको पता है, इनका लक्षण ही शुरू से ऐसा रहा है। इसीलिए उन्होंने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, राज करने के लिए इटली को क्या किया? कई भागों में विभाजित कर दिया। जैसे इटली का एक जगह है सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स के प्रदेशों को पूर्ववर्ती बुर्बो वंश के सम्राट फार्डिनेट को दे दिया। सिसिली और नेपल्स को किसको दे दिया भाई? तो बुर्बो वंश के सम्राट फार्डिनेट को दे दिया। कहां है भाई सिसिली और नेपल्स? यहां पे देखिएगा, सिसिली और नेपल्स, इन दोनों राज्यों को बांट दिया, इटली के दूसरे को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? रोम पोप को सौंप दिया। पोप क्या होता है? ईसाइयों का जो सर्वोच्च धर्म गुरु होता है उसी को पोप कहते हैं। और इटली का राजधानी मान लो या मेन जगह मान लो, उसको वो किसको सौंप देता है भाई? तो पोप को सौंप देता है। यानी यहाँ के भाग को, जो रोम है, उसको सौंप देता है पोप को। उसके बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। यानी वियना सम्मेलन के अंदर जो उसकी अध्यक्षता कर रहा था ऑस्ट्रिया, मेटरनिक, वो क्या करता है? लोम्बार्डी और वेनेशिया को अपने अंदर ले लेता है, लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया, वेनेशिया भी इधर ही था जी, कहाँ गया? हाँ, वेनेशिया, इसको क्या करता है? अपने में शामिल कर लेता है। ये ऑस्ट्रिया है, ये ग्रीन वाला पार्ट, तो इसको अपने में शामिल कर लेता है वियना सम्मेलन के बाद।
मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की और जिस फ्रांस के राजा नेपोलियन को हराया था वहां पे फिर से पुरानी व्यवस्था ला देता है। पुरानी व्यवस्था मतलब कैसे? बुर्बो वंश की जैसी व्यवस्था थी, लुई 16वां की जैसी व्यवस्था थी, वैसे ही व्यवस्था को ला देता है तथा और बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। यानी पुनर्स्थापित करता है कहां? क्या बोलते हैं इसको? फ्रांस के अंदर नेपोलियन को हराने के बाद, और वहां पे फिर से बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा नियुक्त कर देता है। आगे देखिएगा क्या हुआ, यही है लुई 18वां। और ये लुई 18वां लुई 16वां का भाई है, हाँ भाई है। लुई 18वां परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। थोपने का, यहाँ पे छूट गया, सॉरी, थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी लुई 18वां जो था वो लुई 16वां के जैसे नहीं था, वो परिस्थितियों को समझा। उसने सोचा कि हम भी अपने भाई के जैसा अगर करते हैं, लुई 16वां के जैसे अगर हम करते हैं तो मेरे साथ भी वही होगा जो लुई 16वां के साथ हुआ है। जनता फिर से आक्रोश में आ जाएगी और क्या करेगी? क्रांति कर देगी और फिर से मेरी गद्दी छिन जाएगी। तो उसने जबरदस्ती पुरातन व्यवस्था थोपने की जरूरत प्रयास नहीं किया और संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलेगा। यानी लुई 18वां जो था एक घोषणा पत्र लाता है जिसके अनुसार फ्रांस को कैसे चलाना है, फ्रांस आगे कैसे बढ़ेगा, फ्रांस की तरक्की कैसे होगी, फ्रांस के जनता को सहूलियत कैसे दिया जाएगा। एक व्यवस्था, एक घोषणा पत्र, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करता है कि उसी के अकॉर्डिंग अब आगे आने वाला फ्रांस चलेगा। और यह 1848 तक जारी ही रहेगा ये घोषणा पत्र। जनता खुश भी रहती है उससे और इसका शासन चलता भी है। पर इसके मृत्यु के बाद, इसके बाद 1824 ईस्वी में जब चार्ल्स एक्स राजा बना, चार्ल्स एक्स राजा बना और उसने इसे कुछ परिवर्तन किया और उसने इसमें कुछ परिवर्तन लाया। किसमें परिवर्तन लाया? लुई 18वां के द्वारा जारी किया संवैधानिक घोषणा पत्र में परिवर्तन लाया। इस परिवर्तन का परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया। यानी जो ये परिवर्तन करता है ना, वो परिवर्तन यहाँ के जनता को पसंद ही नहीं आता। अब जब यहाँ के जनता को ये परिवर्तन पसंद नहीं आता तो जनता तो वही करेगी ना जो शुरू में की है। जनता उसका विरोध करती है और यह विरोध 1830 के क्रांति के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारी चीजें हुई थी वियना कांग्रेस की उपलब्धियों में। नेक्स्ट टॉपिक भी है जुलाई 1830 के क्रांति का कारण। यानी फ्रांस में फिर से दूसरी क्रांति हुई जिसको 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस क्रांति में क्या हुआ भाई, या इस क्रांति का कारण क्या था? एग्जाम में पूछता है जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण है, या 1830 के क्रांति का क्या कारण है। तो कारण देखिएगा, चार्ल्स एक्स का एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स एक्स जो था एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश मतलब जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, जो अच्छी व्यवस्था को लागू नहीं करता था। प्रतिक्रियावादी जो पुरानी विचारधाराओं को थोपने की कोशिश करता था आम जनता पर। अब जब ऐसा कोई राजा करेगा तो जनता तो गुस्सा होगी, तो इसीलिए एक कारण ये भी था। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिंग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक तो वो खुद खराब था, खुद प्रतिक्रियावादी था, पुराने विचार को थोपने वाला था, और वो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और पोलिग्रेनेक को, जो खुद प्रधानमंत्री खुद प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। पोलिग्रेक में लुई 18वां द्वारा, पोलिग्रेक ने, अरे टाइपिंग करने वाले, पोलिग्रेक ने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर
शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग को विशेषाधिकार देने का प्रयास करता है। यानी चार्ल्स एक्स जिसको प्रधानमंत्री बनाता है पोलीग्रेक को, वो क्या करता है, लुई 18वां द्वारा एक संहिता लागू की गई थी, समान नागरिक संहिता, यानी लुई 18वां एक व्यवस्था लाया था जिस व्यवस्था के अंदर ये कहा था कि फ्रांस की सभी जनता एक समान रहेंगे। पर ये क्या करता है, उसका प्रधानमंत्री इस संहिता को बदल देता है और जो अभिजात वर्ग थे, जो अमीर लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनको विशेषाधिकार प्रदान करने लगता है, विशेष अधिकार देने का प्रयास करता है। और जब ऐसा होगा तो जनता तो गुस्सा होगी ना जी। तो क्या होता है, उदारवादियों ने पॉलिक के विरुद्ध हाँ, तब उदारवादियों ने, पॉलिक नहीं होगा, पोलीग्रेक, हमको लगा ये नया नाम कहां से आ गया, पोलीग्रेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। उदारवादियों मतलब वैसे लोग जो देश की भलाई के बारे में सोचते हैं, देश की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। उन्होंने इसके विरुद्ध असंतोष प्रकट किया कि ये जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, पिछली वाली चीजें ज्यादा बेहतर थी, उसी को रहने देता है, ये क्यों बदलाव कर रहा है। पर जब इन्होंने असंतोष प्रकट किया ना, तो राजा को चाहिए डांटना कि प्रधानमंत्री तुम ऐसा नहीं करो और बेहतर करो। तो चार्ल्स एक्स क्या करता है, उल्टा इन उदारवादी लोगों के खिलाफ, जो देश की अच्छा और भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके खिलाफ ही अध्यादेश जारी कर देता है। यहां पर देखिएगा, पर चार्ल्स एक्स ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। यानी जितने भी उदारवादी लोग थे उनका गला घोटने का प्रयास करता है चार्ल्स एक्स, जिसके विरोध में जनता ने क्रांति कर दिया, जिससे गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चार्ल्स एक्स जब राजा बना तो वो चीजों को बदलने की कोशिश करता है और वो बदलाव जनता को पसंद नहीं आता है और वो शिकायत करती है पहले, पर वो शिकायत को सुनता नहीं है, उल्टा शिकायत करने वाले लोगों को सजा देने लगता है। और जब जनता को बेफिजूल का सजा दोगे और गलती भी तुम ही करोगे तो जनता क्या करेगी, जनता विरोध करेगी। और विरोध हुआ, गृहयुद्ध स्टार्ट हो गया, और गृहयुद्ध स्टार्ट हुआ जो उसी को कहते हैं, उसी क्रांति को कहते हैं, लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, उसी लड़ाई को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। यानी जब भी पूछे कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या है या जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं या उसके कारण क्या है, आप इसको लिख देंगे, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा पानी पी ले हम। चलिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखेंगे एक्चुअली वो रिकॉल करने के लिए यहाँ पे कि पहले फ्रांस के अंदर लुई 16वां राजा था। 1789 में रूस की क्रांति फ्रांस की क्रांति होती है, और लुई 16वां को हटा दिया जाता है। फिर नेपोलियन 1804 से 1815 तक सम्राट बनता है फ्रांस का। फिर लुई 18वां राजा बनता है 1815 में, क्योंकि नेपोलियन की हार हो जाती है। फिर चार्ल्स एक्स राजा बनता है, फिर 1830 के क्रांति में ये भी हट जाता है, और फिर लुई फिलिप नया राजा बन के उभरता है 1830 के क्रांति के बाद। नेक्स्ट में देखेंगे, कुछ छूटा क्या, क्रांति के क्रांति का कारण तो पढ़ लिए, क्रांति का परिणाम वो तो रीजन था जिस रीजन की वजह से 1830 के फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब उस क्रांति का परिणाम क्या पड़ा फ्रांस के अंदर, देखेंगे। यहां पे है चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड
पलायन कर गया। यानी जब 1830 में क्रांति होती है तो चार्ल्स एक्स क्या होता है, डर जाता है और राजगद्दी छोड़ के कहां भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है और फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो जाता है और इसके बाद फ्रांस के अंदर जो बुर्बो वंश का शासन था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद अलेरियंस वंश के लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। उसके बाद लुई फिलिप वहां का राजा बन जाता है, कहां का, फ्रांस का राजा बन जाता है। किनकी सहायता से, उदारवादी यानी अच्छे सोच वाले लोगों के, पत्रकारों और पेरिस की जनता से की सहायता से उनका समर्थन पाके क्या बन जाता है, वो फ्रांस का नया सम्राट बन जाता है। यूरोप में राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना बढ़ी, यानी इस क्रांति के बाद फिर से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना बढ़ी। यूरोप वाले फ्रांस वाले दोबारा से क्रांति करते हैं। सोचो, कोई देश एक बार नहीं कर पाता है, वो दोबारा करते हैं और इससे प्रभाव क्या पड़ा, और इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। यानी कहने का मतलब है फ्रांस के द्वारा जब ये दोबारा क्रांति होती है तो इसका परिणाम केवल फ्रांस में ही नहीं पड़ता, फ्रांस में तो पड़ता ही है, वो बुर्बो वंश के निरंकुश शासन व्यवस्था से उभर के सामने आते ही हैं, पर इनको देखकर जर्मन का एकीकरण भी स्टार्ट हो जाता है। यूनान, पोलैंड, हंगरी जैसे देश भी अपने राष्ट्र के अंदर हो रहे प्रतिक्रियावादी या तत्कालीन व्यवस्था से जो पीड़ित थे, उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना के तहत, अच्छे विचारों के भावना के तहत लड़ना भी शुरू कर दिया, आंदोलन करने के लिए भी उठ खड़े हुए। और आगे चलकर 1948 में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति हुई। यानी आगे चलकर लोग इससे भी खुश नहीं हुए फ्रांस के लोग, और फ्रांस में फिर तीसरी क्रांति कर देते हैं। ठीक है, किसके खिलाफ, लुई फिलिप के खिलाफ। ठीक है, आगे देखेंगे। यहां पे वही जो अभी बता रहे थे कि फ्रांस के अंदर पहला लुई 16वां जो निरंकुश राजा था, जिसके खिलाफ 1789 में फ्रांस की क्रांति कर इसे हटाया गया। उसके बाद नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, जो 1804 से 1815 तक शासन व्यवस्था को चलाता है, और फिर उसको मेटरनिक और उसके साथ और भी 3-4 देश मिलकर इसको हरा देते हैं, और फिर पुनर्व्यवस्था लाकर बुर्बो वंश के यानी इसी के भाई को दोबारा राजा बना दिया जाता है, लुई 18वां को, जो 1815 से 1824 तक राज करता है। फिर चार्ल्स एक्स जो इसी के वंश का था, वो भी नया सम्राट बना और वो 24 से लेकर 30 तक शासन व्यवस्था को चलाता है, पर इसके खिलाफ भी क्या हो जाता है, क्रांति हो जाती है। 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है उस क्रांति को, और उस क्रांति के बाद फिर फ्रांस में एक नया सम्राट उभर के आता है, लुई फिलिप, पर लोग इससे भी खुश नहीं होते और 1848 में इसके विरुद्ध भी क्रांति हो जाती है। बाकी के आगे के टॉपिक्स, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहां से शुरू करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें, समझे। ठीक।